गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 21 फरवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ना लोकपाल ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दी गई है। अब आपके दिमाग में आएगा, आखिर ये लोकपाल का स्टे है क्या? देखो, समझना, लोकपाल के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। लोकपाल क्या करता है? लोकपाल जब भी कुछ करप्शन के रिगार्डिंग कुछ एलिगेशंस आते हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिशियल, कोई एक्ट के द्वारा बनाई हुई कोई बॉडी हो गया, राइट, उस केस में यहाँ पर आपके पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट आती है, तो कहीं ना कहीं वो उसको देखने की जिम्मेदारी लोकपाल की आपको देखने को मिल जाएगी। उसको इंक्वायरी वगैरह इसको ये करता है। अब मुद्दा आता है जजेस के बारे में कि जजेस क्या इसके अंतर्गत आते हैं, नहीं आते। देखो, एक्चुअल में इस बात को समझना, लोकपाल ने ना अभी रिसेंटली एक ऑर्डर दिया। उसमें लोकपाल ने ये बोला कि जो हाई कोर्ट के जजेस है ना, वो उसके ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते। आप पूछोगे लोकपाल ने ऐसा कैसे कह दिया? देखो, लोकपाल ने ये बोला कि अगर आप नोटिस कर पाओगे कि जो हाई कोर्ट्स है ना भारत में, वो दरअसल में कॉन्स्टिट्यूट करे गए थे पार्लियामेंट्री एक्ट्स के द्वारा, और खासकर ब्रिटिशर्स के समय, जैसे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1861 का आपका इंडियन हाई कोर्ट एक्ट हो गया। तो इसकी वजह से उनको लगा कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो भी उनकी जुरिसडिक्शन में आएंगे। तो इस इनफैक्ट ना, थोड़े दिन पहले एक केस गया था जहां पर यह बताया जा रहा है कि एक एडिशनल हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने साथी हाई कोर्ट के जज और आपके जो डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज होते हैं, उनके ऊपर एक तरह से दबाव डालने की कोशिश करी, क्योंकि इनकी कोई कंपनी का केस चल रहा था, कोई पास्ट में इनकी कोई कंपनी रही थी जहाँ पे उसने काम किया था। तो इस वजह से ये करप्शन का मसला था। तो इस वजह से ये मुद्दा लोकपाल ने सुनना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर नोटिस करोगे, सुप्रीम कोर्ट ने इस लोकपाल ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जवाब मांगा है, तो सेंटर को नोटिस इशू किया है, रजिस्ट्रार ऑफ लोकपाल को नोटिस इशू किया है कि कैसे उन्होंने ये ऑर्डर पास किया। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मुद्दा उठता है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट जा रहा है या नहीं जा रहा। एंड इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए इस ऑर्डर को यहाँ पे स्टे लगा दिया है। एंड बाकी चीज़ें जो होंगी वो आगे वाली जो मीटिंग होगी, यानी कि अलग जो डेट दी गई है 18 मार्च की, तब यहाँ पर इस केस को लिस्ट यहाँ पे किया गया है। दोस्तों, डेट है आज की 21 फरवरी 2025। एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। अगर आपको दोस्तों इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है हमारा, ब्राजील ज्वाइंस ओपेक प्लस। थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं दोस्तों। जब हम बात करते हैं ना ओपेक की, ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दरअसल में आज के समय आपको इसके अंदर टोटल 12 ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यार, कुछ देश होते हैं जो अच्छा खासा ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, एंड उनके लिए बेनिफिशियल क्या रहता है? उनके लिए बेनिफिशियल ये रहता है कि वो साथ में मिलकर पॉलिसीज को बनाएं। क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि अगर वो साथ में मिलकर पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, तो ऑयल के प्राइसेस कभी स्टेबल नहीं हो पाएंगे प्रोड्यूसर्स के लिए, उनको काफ़ी दिक्कत आती है। तो इस वजह से इन्होंने बोला कि चलो एक ग्रुपिंग फॉर्म कर लेते हैं, जिसके माध्यम से हम पेट्रोलियम पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई करेंगे। तो 1960 के अंदर ये ग्रुपिंग बनती है एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस। एंड उस टाइम के ऊपर इसमें 5 कंट्रीज थी: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला। फिर समय समय के ऊपर इसमें कंट्रीज बढ़ती रहीं, एंड आप नोटिस कर पाओगे बहुत सारी कंट्रीज के पार्ट बनी। पर आज के समय अगर मैं बात करूँ ना, तो आज के समय आपको टोटल इसके 12 मेंबर्स ही देखने को मिलेंगे। एक्चुअली क्या हुआ है ना, कुछ एक देश थे, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वाडोर। इक्वाडोर दरअसल में पहले ओपेक का मेंबर था, पर बाद में इसने छोड़ दिया, फिर से ज्वाइन किया, फिर से इसने 2020 में छोड़ दिया। तो इस तरह से होता रहता है। इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया भी बीच में इसने सस्पेंड किया था, फिर 2016 में फिर से एक्टिव हो गया, फिर 2016 के ही लेटर पार्ट में उसने फिर से सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये भी पार्ट नहीं है आज के समय। कतर की दोस्तों बात करें, तो कतर के केस में भी सेम चीज हमें देखने को मिलती है। और अंगोला, अंगोला ने अभी रिसेंटली 2024 में ही अपनी मेंबरशिप को खत्म किया है। तो यानी कि ना, अगर आप कभी नेट के ऊपर पढ़ रहे हो कि ओपेक के 13 मेंबर हैं, 14 मेंबर हैं, 15 मेंबर्स हैं, वो सब पुराना डेटा है, वो सब चीजें चेंज हो चुकी हैं। आज के समय अगर आप सही मायने में ओपेक की वेबसाइट जाके देखोगे, तो आपको टोटल 12 देश ही देखने को मिल जाएंगे। और आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि भारत जो है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपीईसी। बाकी मेंबर्स आपके सामने यहाँ पे गिवन ही है। तो करंट फुल टाइम मेंबर्स में आप देख लेना, 5 तो ये पुराने जो थी, उसके अलावा लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गेबॉन, इक्वाटोरियल गिनी और आपका कोंगो। ये टोटल 12 देश हैं, 5+7, जो आपको आज के समय ओपेक के मेंबर बन जाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर,
ब्राजील ने इसको ज्वाइन किया है? नहीं नहीं नहीं, आप समझना, एक ना ओपेक प्लस करके भी एक ग्रुप है। दरअसल में क्या हुआ था 2016 के अंदर, जब यूएस ने शेल ऑयल प्रोडक्शन में काफी वृद्धि करी ना, उस टाइम के ऊपर कुछ और देशों ने भी ये रियलाइज किया कि उनको तो बहुत नुकसान हो जाएगा क्योंकि ऑयल प्राइसेस काफी गिर रहे हैं। तो उस वजह से ओपेक प्लस को फॉर्म किया गया। जैसे ओपेक में तो कितने थे, 12 देश देखने को मिलते हैं। ओपेक प्लस में आपको इन 12 के अलावा भी कुछ और देश देखने को मिल जाएंगे। आज के समय की बात करें, टोटल आपको 23 मेंबर हैं। 12 तो आपको ओपेक के ही हो गए, उसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे उसमें बाकी कंट्रीज में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, एंड खासकर आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है रशिया का। उसके अलावा मेक्सिको, मलेशिया, साउथ सुडान, ओमान एंड ब्राजील। ये आपको कुछ एडिशनल कंट्रीज देखने को मिलती हैं ओपेक प्लस के अंदर। तो बस वही बात है। बाकी ओपेक की ही बात करें तो उसके हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में आपको देखने को मिल जाएंगे, बट ध्यान ये रखना है कि ऑस्ट्रिया मेंबर नहीं है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया इनकी पॉलिसीज क्या हैं। एंड ध्यान ये रखा जाता है कि आप नोटिस कर पाओगे कि वो कंट्री क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती होनी चाहिए, ये एक क्राइटेरिया है। उसके अलावा उसका इंटरेस्ट मैच करे, मतलब उनकी पॉलिसीज मैच करें ओपेक के साथ। एंड लास्टली, जो आपके मेंबर्स है ना सारे के सारे, जैसे आज के समय अगर 12 मेंबर्स हैं तो उसमें 3/4 मेंबर्स का अप्रूवल आना चाहिए, तभी वो कंट्री ओपेक का पार्ट बन पाएगी। और अगर सर एक कंडीशन और भी है, जो 5 फाउंडर मेंबर्स थे ना जो मैंने आपको बताया था बगदाद कॉन्फ्रेंस में, उन सभी का यूनानिमस अप्रूवल होना चाहिए, तभी वो कंट्री ओपेक का पार्ट बन पाएगी। ब्राजील जो पार्ट बना है वो ओपेक प्लस का बना है। अब ये 23 मेंबर जो थे ना, अब यहाँ पर ये हो जाएंगे टोटल 24 नहीं, टोटल 23 मेंबर ही होंगे। ब्राजील को ऐड करके हम यहाँ पे 23 मेंबर यहाँ पे इसके बता रहे हैं। टोटल आज के समय 23 मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पे दोस्तों चलते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं हम्प बैक वेल के बारे में। हम्प बैक वेल क्यों न्यूज में है दोस्तों? दरअसल में ना एक 23 साल के व्यक्ति थे वेनेजुला के, वो दरअसल में कैकिंग कर रहे थे, राइट, स्टेट ऑफ मैजेलन चिली के अंदर, राइट। तो वहां पर पता क्या हुआ, जो हम्प बैक वेल है ना, ये यहाँ पर आपको मैं पिक्चर में दिखाता हूँ, ये हम्प बैक वेल, ये नहीं, यहाँ पे आपको ये हम्प बैक वेल देखने को मिलेगी। इस हम्प बैक वेल ने ना, उनको ऐसा लगा वेल को कि यार ये तो कहीं ना कहीं मेरा शिकार है। उसने ये नहीं देखा कि इंसान है, उसने उसको एनगल्फ कर लिया। फिर कहीं ना कहीं जब वो उसको खा नहीं पाया तो उसको वापस बिना कोई हार्म किए हुए उसको वापस से रिलीज कर दिया। तो इस वजह से हम्प बैक वेल न्यूज में आ चुके हैं। तो थोड़ा समझते हैं इन चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज तो कि वेल आखिर होती क्या है। देखो वेल ना, दरअसल में इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, पर नॉर्मली पता क्या होता है, कोई भी आपका ऐसा कैटेशियन फैमिली को जो बिलोंग करते हैं, एक्वाटिक मैमल, जिनकी जो आपकी जो आपको टोटल आपको जो लेंथ देखने को मिलेगी वो 3 मीटर से ज्यादा देखने को मिल जाएगी, जिसको हम 10 फीट भी कह सकते हैं। इससे ज्यादा जिनकी आपको लेंथ देखने को मिलती है उनको हम वेल की कैटेगरी में इंक्लूड कर लेते हैं। इक्वेटिक मैमल्स के अंदर ये आपको बिलोंग करते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपका पॉर्पोइज, डॉल्फिन, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप नोटिस कर पाओगे वेल्स को नॉर्मली दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक होती है आपकी बेलीन वेल्स और एक होती है आपकी टूथ वेल्स। देखो बेलीन समझते हो, ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इनको हम बेलीन वेल्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यार, इनकी ना यहाँ पे आपको बेलीन प्लेट्स देखने को मिल जाएंगी। ये फिल्टर की तरह काम करती हैं, ठीक है। इनके पास टीथ नहीं होते, बेलीन प्लेट्स का ये इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली क्या होगा, जैसे मान लो ये पानी पूरा का पूरा इनके अंदर गया, तो पानी के साथ साथ जो भी प्लैंकटन, स्मॉल फिशेस थे, वो तो चले जाएंगे अंदर, है ना, पानी भी चला जाएगा। फिर ये पानी इसके अंदर से बाहर आ जाएगा इन फिल्टर के माध्यम से, पर फिल्टर के अंदर वो जो फिशेस थी, प्लैंकटन्स थे, वो अंदर ही रह जाएंगे। तो बेलीन वेल्स इस तरह से आपको शिकार करती हुई देखने को मिल जाएंगी। दूसरी होती है कौन सी? टुथ्ड वेल्स। इनके टीथ होते हैं, पर ये च्यू नहीं करती अपने शिकार को, उनको डायरेक्टली स्वेलो ही कर लेती हैं। इसमें आपका स्पर्म वेल्स हो गया, बीक्ड वेल्स हो गया, किलर वेल्स, डॉल्फिन्स, वो इस कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर क्या जो वेल्स हैं वो इंसान को स्वेलो कर सकती हैं, जैसा कि इस केस में हमें देखने को मिल रहा था? उसने फिर क्यों अनहार्म क्यों छोड़ दिया? मैं आपको बताता हूँ। देखो बैलीन वेल की जब हम बात करते हैं ना, इनके माउथ बहुत बड़े होते हैं, पर जो इनका थ्रोट होता है, थ्रोट, ठीक है, गला जो होता है वो बहुत ही नैरो होता है, जिस वजह से वो बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्वेलो नहीं कर पाती, जैसे कि ह्यूमंस। ठीक है, आप नोटिस कर पाओगे इनफैक्ट ना, जैसे एक ह्यूमन फिस्ट होता है उसके साइज का होता है, तो कैसे एक इंसान को स्वेलो कर पाएंगे, ये दिक्कत है। उसी तरह से टुथ्ड वेल्स की बात करें तो इनका जो ओइसोफेगस होता है वो लार्जर होता है, तो डेफिनेटली वो लार्जर प्ले को स्वॉलो कर सकती हैं, पर उतना साइज नहीं होता कि कहीं ना कहीं एक पूरे के पूरे इंसान को स्वैलो कर पाए। ये एक इशू इसमें भी है, तो यानी कि ना ही बैलीन वेल ना ही आपकी टुथ वेल एक इंसान को स्वैलो कर पाएंगी। पर एक एक्सेप्शन है इसमें, वो है स्पर्म वेल्स की। स्पर्म वेल का थ्रोट काफी बड़ा होता है, वो एक इंसान को स्वैलो कर सकती हैं, पर क्योंकि देखो इंसान जाता ही नहीं है उनके पास,
उतनी इंटरेक्शन होती ही नहीं, उतने इनकाउंटर्स होते ही नहीं है। एंड ये स्पीशी काफ़ी डीप सी हैबिटेट में देखने को मिलती हैं। तो कभी ऐसा कोई खास केस देखने को मिला नहीं है। बट स्पर्म वेल की बात करें ना, तो स्पर्म वेल डेफिनेटली एक इंसान को स्वेलो कर सकती हैं। पर नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली बैलीन वेल और टूथ वेल नहीं स्वेलो कर सकती एक इंसान को। मैंने उसका आपको रीजन भी बता दिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये कौन सी वेल थी। जो वेल थी हम्प बैक वेल, जो मैंने आपको केस बताया ना, वहां पर कौन सा वेल था, वो थी आपकी हम्प बैक वेल। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब इनका नाम सिर्फ हम्प बैक क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे आप नोटिस करना, इनकी बॉडी के ऊपर आपको एक हम्प देखने को मिल जाएगा। जैसे कैमल का हम्प नहीं होता, उस तरह से यहाँ पर इनका भी आपको एक हम्प देखने को मिल जाएगा। बाकी आप नोटिस कर पाओगे इनके विंग्स देखो कितने कितने बड़े हैं। इसीलिए कई बार ना इनको बिग विंग्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इनके विंग्स अपने आप में बहुत बड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है कि जो फीमेल हम्प बैक है वो ज़्यादा बड़ी होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। ये आपको लगभग दुनिया के सारे ओशंस के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशंस भी करती हैं काफ़ी काफ़ी लंबे ग्राउंड्स के ऊपर। एंड आपको जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो है इनका फीडिंग स्ट्रक्चर। ये खाना कैसे खाती हैं या फिर अपने शिकार को, मछलियों को कैसे पकड़ती हैं। इस देखो टेक्निक को बोला जाता है बबल नेट फीडिंग। बहुत ध्यान से समझना, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि बबल नेट फीडिंग किस कॉन्टेक्स्ट में हम न्यूज़ में देखते हैं। तो आपको ध्यान में रखना हम्पबैक व्हेल क्या होता है इस केस में। देखो आप इसको ना बहुत ही काफ़ी सारे जो लोग हैं जो एंथुसियास्ट हैं फिशिंग के रिगार्डिंग, वो इस टेक्निक को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। होता पता क्या है, मान लीजिए ये है आपकी हम्पबैक व्हेल। ठीक है, अब इसने पता क्या किया, इसने जो आपके बबल्स होते हैं, जो आपके बबल्स होंगे, इस तरह से इसने बबल छोड़ने स्टार्ट कर दिए। और ये बबल भी कैसे छोड़ती है, ये ऐसे आपके स्पाइरल ढंग से इस तरह से आपके बबल छोड़ेगी ये, ऊपर 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 ऊपर। तो क्या होगा, ये जो इसने बबल्स इस तरह से छोड़े, उस वजह से पता क्या होगा, जो छोटी छोटी मछलियां हैं वो छोटी छोटी मछलियां डर जाएंगी ये बबल्स को देख के। और जब वो इस तरह से इस बबल्स को देख के डर जाएंगी, बहुत सारे बबल्स को, तो कहीं ना कहीं वो बीच में सारी मछलियां इकट्ठा होने स्टार्ट कर देंगी कि यार बबल्स तो इधर उधर अपने आसपास बबल आ चुके हैं, तो हम कहीं ना कहीं साथ में इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। एंड जब इस तरह से बबल के बीच में मछलियां सारी की सारी इकट्ठी हो जाएंगी, ये आपकी जो हम्प बैक वेल्स हैं ये अपने और दोस्तों को भी बुला लेंगी। जब इनके और दोस्त, इनके और परिवार के लोग आ जाएंगे, तो सारी मछलियां यहाँ तो बीच में ट्रैप हो चुकी हैं, इन बबल्स के बीच में फंस चुकी हैं। एक तरह से बबल का नेट बन चुका है। तो बबल का नेट बन चुका है, अब सब लोग जाके इकट्ठे जाके वहां पर फिशेस को खा जाएंगे। इसका इसका नाम क्या है, बबल नेट फिशिंग। ये आपको ध्यान में रखना, बबल नेट फीडिंग भी आप इसको कह सकते हो। तो ये हम्प बैक वेल के कॉरस्पॉन्डिंग एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक यहाँ पे देखी गई है, जिस वजह से बबल नेट फीडिंग की वजह से हम्प बैक वेल को जाना भी जाता है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको लीस्ट कंसर्न देखने को मिल जाएगा, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। राइट। एंड एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि जब हम बात करते हैं ना, तो मेल हम्प बैक जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सॉन्ग्स को यहाँ पे वो प्रोड्यूस करते हैं। जब मीटिंग के टाइम के ऊपर सामने वाले जो फीमेल हम्पबैक है उसको अट्रैक्ट करना होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। राइट। अगले टॉपिक पे दोस्तों चलते हैं। एंड अगला टॉपिक है हमारा भू कानून के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों अभी ना मेरी एक फ्रेंड भी है, मतलब हमारी एक स्टूडेंट ही है बेसिकली। तो उनका अभी यूपीएससी में इंटरव्यू था। वो उत्तराखंड से बिलोंग करती है दरअसल में। तो उनसे यूपीएससी में सवाल भी पूछा गया था कि उत्तराखंड में काफ़ी सारे इश्यूज हैं इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, वहाँ इकोलॉजी को कैसे मेंटेन करें। तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछे जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उत्तराखंड की कैबिनेट ने ना एक नया कानून पास किया है जिसका नाम है भू कानून। अब इस भू कानून के अंदर क्या बात करी गई है, देखो जैसा कि आप जानते होंगे कि उत्तराखंड की हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को हमें मेंटेन करना है। कहीं ना कहीं वहाँ पे जो हमें लैंड रिसोर्सेज है उनका एक्सेस लोकल कम्युनिटीज के पास ही रहे, आपका इकोलॉजी को यहाँ पे प्रमोट कर पाएं, लैंड कंजर्वेशन हम यहाँ पे इंश्योर कर पाएं, है ना। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने कानून पास किया है, दैट इज भू कानून। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो आपके ना 11 जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टेरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, है ना, चंपावत, अल्मोड़ा एंड बागेश्वर, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या होगा, जो इंसान नॉन रेजिडेंट है ना यहाँ का, वो यहाँ पर अब जमीन नहीं खरीद पाएगा। कौन सी, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर एक ब्लैंकेट बैन यहाँ पे लगा दिया गया है। अब इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो बहुत बड़े स्केल के ऊपर लैंड एक्विजिशंस होते हैं वो अब नहीं हो पाएंगे। एंड लोकल कम्युनिटीज को यहाँ पे रिसोर्सेज के ऊपर उनका एक्सेस बना रहेगा। हालांकि कुछ एक एक्सेप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल हरिद्वार और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में एक्सेप्शन है फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड परचेज बैन, वहां पे बैन नहीं होगा एग्रीकल्चर के ऊपर। इसके अलावा भी देखो आप नोटिस कर पाओगे कुछ और भी चेंजेस करे गए हैं। पहले पता क्या होता था, कोई भी भारत का नागरिक है ना, वो 12.5 एकड़ तक एग्रीकल्चर जमीन खरीद सकता था उत्तराखंड के अंदर। राइट। अब यहाँ पे चेंजेस मैंने आपको जैसे बताया ना, अब तो यहाँ पे ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें
जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस के लिए सेपरेट परमिशन चाहिए होती है, रेजिडेंशियल यूज़ के लिए लैंड परचेज कर सकते थे, बट बिना किसी साइज रेस्ट्रिक्शन के। बट अब यहाँ पर भी यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं। क्यों करे गए हैं? इसीलिए चेंज करे गए हैं ताकि जो उत्तराखंड की इकोलॉजी है उसको हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो इस तरह से जो भी आपका एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे आपका हॉर्टिकल्चर लैंड है, रेजिडेंशियल लैंड है, वो नॉन रेजिडेंट्स के लिए उनके कानूनों को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना दिया गया है। इनफैक्ट बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर ये चीज़ कर पाएँगे, ऐसा यहाँ पर ये भू कानून यहाँ पे कह रहा है। तो आप कभी भी एग्ज़ाम्पल लिखना हो कि कैसे-कैसे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, वहाँ पर उत्तराखंड का ये कानून का लाना भी, इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बट आप इस पॉइंट को यहाँ पे आई होप समझ गए होंगे। अगले टॉपिक पे दोस्तों चलते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं ग्रीन बजट को। देखो राजस्थान में ना इस बार जो बजट प्रेज़ेंट किया गया है, वो ग्रीन बजट प्रेज़ेंट किया गया है। मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ कि ग्रीन बजट आखिर होता क्या है। दोस्तों ग्रीन बजट के अंदर पता क्या होता है कि आप ना, बजट तो इकोनॉमी का टर्म है और ग्रीन आप जानते होंगे, जब भी हम ग्रीन की बात करते हैं तो ये एनवायरनमेंट के साथ लिंक करता है। तो जब आप इकोनॉमी और एनवायरनमेंट का ध्यान रखने लग जाते हो, कहीं न कहीं उसको ग्रीन बजट बोल देते हैं। यानी कि सरकार की बजटिंग के अंदर आप एनवायरनमेंट को और क्लाइमेट एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करने लगे हो, उसको बोलेंगे ग्रीन बजट। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? दोस्तों हम बात करते हैं ना सस्टेनेबिलिटी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है, उसके लिए फ़ायदेमंद है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें ना, इससे कहीं न कहीं पता लगता रहता है कि सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है अपने एनवायरनमेंट के ऊपर, इको फ्रेंडली इनिशिएटिव के ऊपर सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, कहीं न कहीं सरकार के या अलग-अलग पॉलिसी डिसीज़न कैसे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, कार्बन असेसमेंट हम यहाँ पे देख पाएँगे। तो ये सब फ़ायदे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे। एंड ये कोई आइडिया पहला कोई नया नहीं है। अगर हम बात करें ना ओईसीडी की, ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसी का आपको एक इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, पेरिस कोलैबोरेटिव ऑन ग्रीन बजटिंग। इन्होंने 2017 के अंदर जो वन प्लैनेट समिट हुआ था पेरिस के अंदर, उसमें यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात करी थी ग्रीन बजटिंग के अंदर, ताकि अलग-अलग जो देश की सरकारें हैं, वो अपने खर्चे के अंदर एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर कितना पैसा डाला गया है, उसको कहीं न कहीं ट्रैक करें, ताकि इन चीज़ों के रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी आए कि सरकारें काम कर रही हैं इसके रिगार्डिंग या नहीं कर पा रही। तो ये बातें होती हैं ग्रीन बजटिंग के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, वो है आपका सेकंड फूड सिस्टम समिट के बारे में। थोड़ा मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल में दोस्तों अगर हम आज के समय बात करें ना, तो आप जानते होंगे कि जो फूड है, फूड, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें, अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बारे में आपने पढ़ा होगा, एसडीजी गोल्स के बारे में, तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं 2030 तक हमें बहुत सारे एसडीजी गोल्स हमें हमें कंप्लीट करने हैं, उनको पूरा करना है। इसमें टोटल 17 गोल्स आपको देखने को मिल जाएँगे, जैसे नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। अब इसी चीज़ को देखते हुए ना, 2021 में क्या हुआ था? 2021 में हुआ था यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट। अब इस समिट के अंदर बात क्या करी गई कि हमारे जो भी एफर्ट्स हैं पॉवर्टी को खत्म करने के, हंगर, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी लॉस, उसके अंदर फूड का एक बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है? तो उस समय हमने बात करी थी कि हमें अपने एफर्ट्स इम्प्रूव करने होंगे, हमें खाने को एक यहाँ पे मेन स्ट्रीम में लाना होगा, एंड वही कहीं न कहीं हमें एसडी गोल्स को टैकल करने के अंदर हमें मदद कर सकता है। ये 2021 में डिसाइड हुआ। फिर क्या होता है, उसके 2 साल के बाद, यानी कि 2023 के अंदर एक स्टॉक टेक होता है। स्टॉक टेक का मतलब कि हमने 2021 में बात कर तो दी कि हम करेंगे, पर 2023 में देखा गया कि इवैल्यूएशन किया गया, भाई आखिर प्रोग्रेस हुई कितनी है? क्या हमने कुछ काम किया या नहीं किया? किस तरह के गैप्स हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं, वो सब हमने यहाँ पे नोटिस किए। फिर उसके हिसाब से हमने एक बात नोटिस करी कि यार पैसे का बड़ा समस्या है, फाइनेंस वगैरह के और इश्यूज़ हैं। तो ये सब डिस्कशन हुआ था 2023 के अंदर। ये था आपका 2021 में क्या हुआ था? समिट हुआ था। 2023 में फर्स्ट स्टॉक टेक, फर्स्ट एक तरह से उसका एक तरह से वैल्यूएशन किया गया था। अब जो सेकंड स्टॉक टेक होगा ना आपका, वो होगा जुलाई 28 से जुलाई 30 के बीच में इन एडिस अबाबा, इथियोपिया के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस टॉप टेक के अंदर क्या होगा, कहीं न कहीं हम देखेंगे कि क्या ग्लोबल फूड सिस्टम को हम ट्रांसफ़ॉर्म कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कैसे-कैसे हम और चीज़ें बेहतर कर पाएँगे ताकि पॉवर्टी, हंगर खत्म हो, इनइक्वालिटी खत्म हो, क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी लॉस को हम यहाँ पे रोक पाएँ, ताकि एसडीजी गोल्स को हम यहाँ पे अचीव कर पाएँ एंड अपनी कमिटमेंट्स को और बेहतर ढंग से समझ पाएँ। तो उसके बेसिस के ऊपर सेकंड स्टॉक टेक की एक रिपोर्ट रिलीज़ होगी कि हमने 2023 के बाद से क्या-क्या प्रोग्रेस करी है, कंट्रीज़ को और अपनी-अपनी पॉलिसीज़ के अंदर क्या-क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, और कोशिश ये होगी कि और हम इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज़ करें, ताकि ये जो इश्यूज़ हैं ना फाइनेंस के रिगार्डिंग, इनको हम यहाँ पे ठीक कर पाएँ। ये फ़ोकस रहने जा रहा है आपका 2025 की जो सेकंड फूड समिट
जो आपका स्टॉक टेक होने जा रहा है। तो होगा कहाँ पे? इथियोपिया के अंदर होगा, पर साथ में को होस्ट आपका इटली भी रहेगा, अलॉन्ग विद यूएन फूड सिस्टम कोऑर्डिनेशन हब एंड बाकी यूएन एजेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है NAAC के बारे में। देखो NAAC क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। मैं आपको थोड़ा पहले इस बॉडी के बारे में बता देता हूँ। दरअसल में NAAC क्या है? ये आपको एक सरकारी संस्था आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब आप नोटिस कर पाओगे 1986 में ना आपकी एक पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जैसे अभी 2020 में आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई ना, उससे पहले आपकी कौन सी पॉलिसी चलती थी? 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसी के अंतर्गत 1994 में यहाँ पर बनाया गया था NAAC को। क्यों बनाया गया था? यहाँ पर ये देखना था कि आपके अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वो कैसा काम कर रहे हैं, वहाँ फैकल्टी कैसी है, लर्निंग प्रोसेस कैसा है, रिसर्च कैसा है। इस तरह से इंस्टीट्यूशंस को इवेल्युएट करने की जिम्मेदारी दी गई थी NAAC को। तो ये एक ऑटोनमस बॉडी है जिसको कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स मिशन, यहाँ पे फंड करता है, ये असेसमेंट करता है कहीं ना कहीं आपके जो अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और जो भी इस तरह से बाकी जो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उस हिसाब से बताता है कि क्या क्वालिटी है वहाँ पे, नहीं है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो अभी तक क्या होता था ना, अभी तक आप नोटिस कर पाओगे इंस्पेक्शन जो था वो फिजिकल था, पर इस बार क्या हुआ है, इन्होंने अपने जो इंस्पेक्शन को चेंज किया, इंस्पेक्शन मोड को, वो इंस्पेक्शन मोड फिजिकल से ऑनलाइन मोड कर दिया गया है। जो भी ये असेसमेंट वगैरह करेंगे ना वो ऑनलाइन मोड के ऊपर होगी। इसी वजह से वेस्ट बंगाल के कुछ कॉलेजेस के अंदर काफ़ी इसके रिगार्डिंग डिसअपॉइंटमेंट है कि नहीं फिजिकली होता ज़्यादा बढ़िया होता। तो ये सब चीज़ें न्यूज़ में थी, तो वो तो हम नहीं इंपॉर्टेंट रहेगी, पर NAAC क्या है ये डेफिनेटली हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड जो कल हमने आपको होमवर्क दिया था, एक था DICGC के बारे में, वहाँ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जो जो पैक्स होते हैं ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो यहाँ पे नहीं कवर होती अंडर DICGC, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एपिडा की, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत नहीं आती, ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी नक्शा की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होता है, आपके जो अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अर्बन एरियाज के अंदर, ताकि लैंड ओनरशिप का प्रॉपर हमें पास डॉक्यूमेंटेशन हो पाए, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।